Welcome to ES Digital. In this video, we will discuss about the success approach through questions. This is a series of questions, and in the series of questions, we will take various subjects. In this video, we will discuss about the SOM, strength of material. Regarding to this approach, we will discuss a single question in a video, and that question contain a huge number of concepts in that question itself. Okay, so this is not only the question approach, this is the concept approach कि हम बेसिकली कॉन्सेप्ट को किस तरह से समझ पा रहे हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को हम किस तरह से लगा पा रहे हैं क्वेश्चंस के रिगार्डिंग. ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पर जो ये अप्रोच देखने वाले हैं, ठीक है, वो वेरियस गेट ईएससी एंड वेरियस पीएसयूज के लिए, गेट ईएससी एंड वेरियस पीएसयूज के लिए हमारे ये जो क्वेश्चंस होंगे और इनसे रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे वो बेसिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके इन एग्जाम्स के लिए. ठीक है, तो बेसिकली जो हम एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं जैसे गेट पीएसयू, वेरियस पीएसयूज लाइक बीएआरसी, इसरो, एनपीसीआईएल एक्सेट्रा, तो इन सब में आपके जितने भी यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. ठीक है, मार्क माय वर्ड कि यहाँ पर जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फर्दर वीडियोस में, फर्दर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस में हम जितने भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग सोम, ठीक है, वो सारे के सारे काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके इस सक्सेस के लिए. ठीक है, इस सक्सेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके ये क्वेश्चंस. ठीक है, तो हम बेसिकली सोम के बारे में बात कर लेते हैं. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम बात करते हैं बेसिकली चैप्टर्स. तो चैप्टर्स में अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ लोडिंग, वेरियस स्ट्रेस रेजिस्टेंट कर्व एंड वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग, देन द properties, various properties of the material. Okay, so these contain the first chapter, and the second chapter is stress strain and elastic constants and thermal stresses. So we merge up these two chapters. First content I have convey, and this second chapter content I have convey. Then the third chapter is that SFD BMD. Then for the next chapter is pure bending, then pure torsion, then combined loading, combined stresses, then theory of failure, then deflection, then for the theory of column, then theory of pressure vessel, then theory of springs, and then the miscellaneous concept or strain energy concept. Okay, so these two chapters, first and second chapter, we will deal about these two chapters in SOM together. ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जैसे कि अगर बात करें हम बेसिकली हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सोम जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है वो हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से कैसे डिफर करता है. सोम को हम कहाँ पर किस तरह से बेसिकली हम उसको अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो जो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आपसे वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बेसिकली क्वेश्चंस के थ्रू लेके जाने वाला. ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी हम क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले, उन क्वेश्चंस में यही जो आपके चैप्टर्स हैं जो मैंने अभी आपको कंटेंट बताया, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर क्वेश्चंस की सीरीज को लेके चलने वाले हैं. ठीक है, उन क्वेश्चन की सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको बताता हूँ तो बेसिकली किससे रिगार्डिंग है. यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं बेसिकली कि स्ट्रेस एक्सियल डायरेक्शन में किस तरह से हमारा काम करता है. दूसरा, सोम एंड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस होता है बेसिक. ठीक है, हम चैप्टर वाइज ही इन क्वेश्चंस को आगे लेके चलेंगे, बट दो चैप्टर जो मैंने आपको कंटेंट के थ्रू बताया उन दो चैप्टर को हम मिक्सअप कर रहे हैं. ठीक है, उनको हम एक साथ पढ़ने वाले हैं इन क्वेश्चंस में. ओके, ठीक है, सो फर्दर ये वीडियोस, ये आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके पीएसयूज, गेट एंड ईएससी के लिए. ठीक है, तो ईएससी एग्जाम में आपको डायरेक्टली जो मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ बताने वाला हूँ वो आपको स्टेटमेंट्स वहाँ पर मिलने वाले हैं. ठीक है, गारंटेड वहाँ पर वो आपको स्टेटमेंट्स मिलने वाले हैं, आपको क्वेश्चंस उसके थ्रू मिल जाएंगे. ठीक है, जबकि यहाँ पर जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हमारा गेट लेवल रहेगा और उन गेट लेवल का ही सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके वेरियस पीएसयूज एंड ईएससी में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, तो हम टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं बेसिकली
क्वेश्चन 1 के बारे में, ठीक है, क्वेश्चन 1, ठीक है। एज a rigid bar AB is hinged to a wall at A and supported by two vertical wires attached at points C and D. The wires have the same cross sectional area and are made of same material, but the wire at D is twice as long as the wire C. Find the tensile force TC and TD in the wires due to the vertical load P acting at end B. Okay, and these are the options. Okay, so if we take about the figure, then हमें यहां पर दिया हुआ है, ये एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, फिगर से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ठीक, यहां पर एक वायर है, ठीक है, यहां पर दूसरा वायर है, ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। यहां तक की आपको लेंथ दी हुई है, यहां पर ए दिया हुआ है, यहां पर बी दिया हुआ है, यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक का एल दिया हुआ है, ठीक है। बी पॉइंट पर फोर्स लगा हुआ है, जैसे कि आप फिगर में देख भी पा रहे हैं, बी पॉइंट पर फोर्स लगा हुआ है पी का। ओके, ये सी है, यहां तक की जो वायर की ये ऊपर से फिक्स है, यहां से जो ये आपके पास वायर है, यहां पर ये कितने का है, एच हाइट, और ये क्या है, ये ट्वाइस है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, ये ट्वाइस एच है, 2h है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं कि ये हमारे पास एक पिन कनेक्टेड पॉइंट है, ठीक है, पिन कनेक्टेड एक तरह से सपोर्ट है यहां पर, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, एक रिजिड बार है। यहां पर एक वर्ड आया रिजिड बार, यहां पर एक वर्ड आया रिजिड बार, ठीक है, बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट बन के आता है यहाँ पर रिजिड बार से, रिजिड बेसिकली एक वर्ड से, ठीक है। तो हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझना है हमें वन बाय वन करके, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ बेसिकली इस पर अगर आप फोर्स लगाते हैं, इस पर अगर आप फोर्स लगाते हैं, ये पी फोर्स एक्ट करते हैं इस बी पॉइंट पर, तो होगा क्या, होगा क्या, इस चीज को समझिएगा, इस चीज को सोचने की बात है कि यहाँ पर ये पिन कनेक्टेड है, ठीक है, और साथ में क्या है, एक वर्ड क्या आया है यहाँ पर, रिजिड, ठीक है। तो रिजिड वर्ड को पहले समझना है। रिजिड एक ऐसी बॉडी होती है, रिजिड वर्ड को समझिएगा, रिजिड बेसिकली एक ऐसी बॉडी है जिसमें मान लीजिए आपके पास ये एक वो पर्टिकुलर बॉडी है, और इस बॉडी पर आप पी फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और पी फोर्स ऐसे लगा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं यहाँ पर समेशन एफ बताइए, समेशन एफ बताइए, तो क्या हो जाएगा, समेशन एफ 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों चीजें हैं P माइनस पी इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका मतलब 0 बराबर 0, मतलब हमारा ये समेशन एफ इक्वल टू 0 है, ये हमारा इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम कैसा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, वर्टिकल एंड मोमेंट की बात यहाँ नॉर्मली हम नहीं कर रहे हैं, दोनों की जो हमारी पास लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, ठीक है, सेम लाइन ऑफ एक्शन से होके जा रही है। तो हमारे पास यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ये कैसा इक्विलिब्रियम कंडीशन है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहाँ पर ये किसके अंदर आया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, बात क्लियर है, ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर प्रिवेल कर रही है, ठीक है, बात सही है। बट अगर ये आपने बोला कि ये जो बॉडी है जहां पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम लग रहा है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये बॉडी रिजिड है, अगर ये बॉडी, इफ दिस बॉडी इज रिजिड, देन ओनली, ध्यान दीजिएगा हमेशा कि जो इसमें हम हमेशा एक सॉलिड बॉडी में एक डिफॉर्मेशन लेके आ जाते हैं ना, तो अगर ये रिजिड बॉडी है तो इसमें कभी भी डिफॉर्मेशन आफ्टर अप्लाइंग एनी लोड, चाहे आप इस पर कितना भी लोड बढ़ा दें, कितना भी लोड इंक्रीज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी शेप में, इसके साइज में, इसकी डायमेंशन में कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें बेसिकली जो डिफॉर्मेशन है, इसका जो बेसिकली डिफॉर्मेशन होगा, वो क्या होगा, 0। इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, 0। हमेशा याद रखिए, इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, 0, अगर दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सोचिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये एक बॉडी है जिसमें यहां पर इस साइड से हमने फिक्स कर दिया है, सोम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम कभी भी सोम या हमारी जो अपनी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उसमें भी अगर हम नॉर्मल की बात करें, एक नॉर्मल कंडीशन, एक जनरल कंडीशन की बात करें, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि यहाँ पर मुझे ये बताइए रिएक्शन कितनी होगी, यहाँ पर इसमें रिएक्शन कितनी होगी, तो रिएक्शन हमेशा याद रखिएगा कि जब तक कि आपसे ना दिया गया हो आप सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट मानेंगे, जब तक आपको ना दिया गया हो आप सेल्फ वेट को क्या मानेंगे, नेग्लेक्ट, सेल्फ वेट को क्या मानेंगे, नेग्लेक्ट।
अगर सेल्फ वेट नेग्लेक्ट है इसका मतलब कोई फोर्स इस पर नीचे की तरफ नहीं लग रहा, ठीक है। अगर इस पर कोई फोर्स नीचे की तरफ नहीं लग रहा तो ये बताइए समेशन एफ बी क्या हो गया, समेशन एफ वर्टिकल क्या हो गया 0 यानी कि y में मान लेते हैं। समेशन एफ एक्स क्या है, यहाँ पर कोई और फोर्स लग रहा है क्या? अगर यहाँ पर आपने एक छोटी सी गलती कर दी, आपने सोचा फिक्स सपोर्ट रिएक्शन लगेगा, अगर आपने रिएक्शन लगा दिया तो ये तो फिक्स सपोर्ट के साथ साथ भागना शुरू कर देगा इधर, क्योंकि इधर की साइड में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। अगर इस साइड में कोई फोर्स नहीं लग रहा, इधर की तरफ से इसने भागना शुरू कर दिया तो समेशन एफ एक्स क्या हो जाएगा आर के बराबर, है ना, और r इक्वल टू एम में। तो यहाँ पर इस तरह से हम कुछ कंडीशन अलग समझ सकते हैं इसकी वेलोसिटी की, बट यहाँ की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्या कि यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं लगा हुआ तो रिएक्शन भी क्या होगी, रिएक्शन भी क्या होगी, समेशन एफ एक्स 0 होना चाहिए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो r की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, अभी के केस में 0, अभी के केस में क्या होनी चाहिए 0, ठीक है। अगर मैं फर्दर इसको और अच्छे से, इन्हीं कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, ये कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं आपके जो कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। इन्हीं क्वेश्चन के थ्रू, इन कॉन्सेप्ट के थ्रू ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर अब ये चीज लेके चलता हूँ कि इस पर एक P फोर्स लग रही है तो आपके हिसाब से अब इस पर रिएक्शन कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी, रिएक्शन कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी P। बात क्लियर है? क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है तो इधर में ये डिफॉर्मेशन नहीं करेगा, ऐसा हम सोच के चलते हैं। डिफॉर्मेशन किधर करेगा, आगे की तरफ। डिफॉर्मेशन किधर करेगा, आगे की तरफ। तो मान लीजिए इसने इतना डिफॉर्मेशन किया, ये इसने डेल्टा डिफॉर्मेशन किया, ठीक है। बट इस चीज पर ध्यान देना, मैंने क्यों ये चीज बताई आपको, क्योंकि ये जिसमें डिफॉर्मेशन होगा, इफ डिफॉर्मेशन will occur then only the body is not a rigid body, for a rigid body ध्यान दीजिएगा हमेशा, for a rigid body deformation equal to 0, फॉर अ रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन इक्वल टू 0 ऑलवेज। अगर मैं यहाँ पर ये क्या हुई, ये हुई मेरी एक सॉलिड बॉडी, जिसे हम रियल बॉडी बोल देते हैं, एक सॉलिड बॉडी जिसे हम रियल बॉडी बोल देते हैं। रियल बॉडी में हमेशा डिफॉर्मेशन रहता है। जबकि अगर मैं रिजिड बॉडी की बात करूंगा तो रिजिड बॉडी इज ऑलवेज एन आइडियल बॉडी, रिजिड बॉडी इज ऑलवेज एन आइडियल बॉडी। अगर मैंने यहाँ रिजिड बॉडी की बात की है ना, तो रिजिड बॉडी में आप चाहे तो कितना भी यहाँ पर फोर्स प्रोड्यूस कर दें, यहाँ पर रिएक्शन आएगी P के बराबर। कितना भी P को इंक्रीज करते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ डिफॉर्मेशन में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आने वाली है। इन्हें हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। ये हमारी कैसी होती है, ये हमारी एक आइडियल बॉडी होती है, एक थ्योरेटिकल बॉडी होती है जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ पर हम इन्हें मान के चलते हैं कि रिजिड बॉडी है, ये हमारी रियल वर्ल्ड में हमेशा डिफॉर्मेशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता ही है। किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी में डिफॉर्मेशन हमेशा कुछ ना कुछ आता ही है, भले से वो बहुत ही नेग्लिजिबल हमें ना ही दिख रहा हो, बट बेसिकली उसमें डिफॉर्मेशन तो आएगा, ठीक है, भले से वो कितना भी माइन्यूट क्यों ना हो, ठीक है। तो रिजिड बॉडी एज ए हम आइडियल बॉडी लेके चलते हैं, जिनके लिए जो हमारा स्टिफनेस होता है बॉडी का, वो क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब वो बिल्कुल भी उसे डिफॉर्म नहीं होने देगा, ठीक है। तो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा, कि बेसिकली यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम बेसिकली बात कर रहे हैं रिजिड बॉडी की, बेसिकली हम बात कर रहे हैं सॉलिड बॉडीज की। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जितनी भी हम रिजिड बॉडीज की स्टडी करते हैं, वो सारी की सारी हम किस में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। वो सारी की सारी हम स्टडी करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। और जहाँ पर हम बात करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडीज की, तो वहाँ पर हम लेके चलते हैं अपने सोम के कॉन्सेप्ट को, ठीक है, हम लेके चलते हैं अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, इन पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्सेप्ट को हम डिफॉर्मेबल बॉडीज में लेके चलते हैं। अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। बेसिकली अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ तो क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पर क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी इस क्वेश्चन में दी हुई है, तो ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास क्या है, एक रिजिड बॉडी, है, ठीक है। अगर इस रिजिड बॉडी की मैं बात करता हूँ तो ये जरा सी भी डिफॉर्म हो सकती है क्या, नहीं। बट यहाँ क्या है, यहाँ पर एक पिन कनेक्शन है। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, अभी बोला था आइडियल है, बट ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये मेरे पास एक मार्कर एक रिजिड बॉडी है। अगर मैं इस पर एक फोर्स लगाता हूं, क्योंकि ये यहाँ से पिन कनेक्टेड है, तो ये बॉडी क्या करेगी, ये क्या यहाँ पर डिफॉर्म हो जाएगी। ये बॉडी के यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर जब हमने फोर्स लगाया तो क्या ये बॉडी इस तरह से डिफॉर्म होके बैंड हो जाएगी, क्या ये डिफॉर्म होके बैंड हो जाएगी इस फोर्स के चलते, नहीं ना। इस फोर्स के चलते क्या ये यहाँ पर बैंड हो जाएगी, नहीं ना।
तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि ये इसमें जरा सा भी डिफ्लेक्शन, डिफॉर्मेशन, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें नहीं होंगी। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डिस्प्लेस। डिस्प्लेस पॉइंट्स क्या होंगे, डिस्प्लेस, पूरी बॉडी के साथ पॉइंट्स क्या होंगे, डिस्प्लेस। देखिएगा कि ये बॉडी क्या है, ये बॉडी अपनी आइडियल कंडीशन में जैसी थी वैसी ही है, और जब आपने इस पर फोर्स लगाया ना तब भी देखो क्या हो रही है, ये डिफॉर्म नहीं हो रही, ये क्या हो रही है, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस, और इस पोजीशन पर ये फिक्स है बस लास्ट वाले पॉइंट पर, ठीक है, मतलब पिन कनेक्टेड है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेस हो रही है, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रही है, बस अपनी अपनी पोजीशन से। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं इस बी पॉइंट की बात करूं, यहाँ पर मैं डी पॉइंट की बात करूं, यहाँ पर सी पॉइंट की बात करूं, यहाँ पर ए पॉइंट की बात करूं, तो जो इसका अब न्यू फिगर बनेगा, उस न्यू फिगर के ऊपर हम देखते हैं बेसिकली जो इसका न्यू फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। थोड़ा समझिएगा इस चीज को, ये ऐसा बन जाएगा, मतलब लेंथ में उतनी ही, ये अगर इसकी यहां से ये वाली लेंथ है L, तो अभी भी इसकी लेंथ कितनी रही L, ठीक है। ये मान लीजिए यहां से थोड़ा सा इधर की तरफ दिख रही है आपको, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह से एंगल सब्स्टिट्यूट करेगी तो लेंथ आपको ऐसे यहाँ पर दिखेगी। तो अभी ना ही लेंथ में इंक्रीमेंट आया, ना ही इसमें बेंडिंग आई, कुछ इस तरह की चीज नहीं आएगी। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, एक रिजिड बॉडी, और अगर रिजिड बॉडी है तो इसमें ना ही डिफ्लेक्शन आएगा ना ही डिफॉर्मेशन, इस तरह की कुछ चीज नहीं आएगी। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि B शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, D शिफ्ट हो गया यहाँ पर, उसी लेंथ के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली, ये जो आपके पास डिफ्लेक्शन, ये जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो किसकी वजह से हुआ, ये भी चीज तो देखनी है। ये हुआ P की वजह से, P फोर्स की वजह से, ये P फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। ये जो P फोर्स है ये बेसिकली हो क्या रहा है, इस P की फोर्स की वजह से, क्या ये अकेली बॉडी थी इस एनवायरमेंट में, इस एनवायरमेंट में क्या ये अकेली बॉडी थी, नहीं ना, ये इस एनवायरमेंट में अकेली बॉडी तो थी नहीं। हो क्या रहा है कि इस पर्टिकुलर बॉडी पर जो अटैचमेंट है वो क्या है, वायर्स, अटैचमेंट क्या है वो वायर्स, ठीक है। अब ये आप बताइए कि जो ये वायर्स हैं क्या उनमें एक्सटेंशन नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल। क्या ये जो वायर्स हैं क्या उनमें एक्सटेंशन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये रिजिड नहीं है, जो वायर है वो रिजिड नहीं है, उन्होंने वायर को रिजिड नहीं बोला है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका जो इनिशियल पोजीशन थी वो ऐसी थी, इनिशियल पोजीशन इसकी ऐसी थी जो मैं डॉटेड से दिखा रहा हूं, बस यही आपको फिगर समझने वाली बात है। और यहां पर ये जो डिस्टेंस थी इसकी वो थी h, यहां से यहां तक की जो हाइट थी वो कितनी थी, यहां से यहां तक की वो थी 2h। अब क्या होगा कि क्योंकि ये क्या है, ये क्योंकि ये डिफॉर्मेबल बॉडी है, ये वायर्स जो है वो क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडी है, तो ये जो वायर है वो क्या हो गए, वो हो गए एक्सटेंड, यहां से भी और यहां से भी। ये जो डॉटेड दिखाया है मैंने वो दिखाया है एक्सटेंशन ऑफ, ये वायर हो गया C, मतलब इसे मैंने लिखा डेल C, ठीक है, और इसे लिखा मैंने डेल D, डेल D, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो आपके पास बार है, वो क्या है, एक रिजिड बॉडी है, और ये जो बार एक रिजिड बॉडी है इसे हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हिसाब से, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हिसाब से। बट जो आपके वायर्स हैं, वायर्स में क्या हो रहा है, वायर्स में आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन। तो वायर्स में क्या है, वायर क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडीज, ठीक है। तो इसके लिए क्या पढ़ने वाले हैं हम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो यहां से इस क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि यहां जो हम इनके वायर्स के बारे में बात करने वाले हैं वो डिफॉर्मेबल कंडीशन में बात करने वाले हैं, और इन्हीं डिफॉर्मेबल कंडीशन को ही हम चेक करते हुए यहाँ पर इसे सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब इस पॉइंट को यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसे सोल्व करना है, इसे मैं यहाँ पर इस पॉइंट को रफ कर रहा हूँ, ठीक है। समझिएगा इस चीज को। अब फाइनली आपने यहाँ पर बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड सोम में डिफरेंस समझा इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। साथ में अब हम समझने वाले हैं कि बेसिकली यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होंगी उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं रिजिड बार की बात करता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर मैं इस रिजिड बार की बात करता हूँ तो ये डिफ्लेक्ट हुआ। अब वायर्स के बारे में सोचो, अगर मैं वायर सी की बात करता हूँ तो वायर सी की इनिशियल हाइट कितनी थी, h थी, बट इस वायर सी में हुआ क्या भाई, जब मैंने P फोर्स लगाया तो P फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ इसके अंदर फोर्स डेवलप हुआ ना, इस P फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ इसमें फोर्स डेवलप हुआ, उसे मान लीजिए मैंने कहा PC, उसे मान लीजिए मैंने कहा PC, या बेसिकली जो हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है TC, ठीक है। तो मैंने उसमें वायर के फॉर्म में क्या माना कि ये जो TC है, अगर मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, समझिएगा, अगर मैं इस वायर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो फिक्स सपोर्ट ऊपर से हट जाएगी, क्या होगा, फिक्स सपोर्ट इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी ऊपर की ओर, कितने के बराबर, TC के बराबर। ऐसे ही नीचे की तरफ कौन खींच रहा है, ऐसे P खींच रहा है, बट P का कुछ ना कुछ पार्ट जाएगा ना इस पर, ठीक है, तो वो गया TC। अगर मैं आपसे कहूं
कि भाई ये टीसी क्यों गया, ये पी के पी बराबर क्यों नहीं गया, तो आप इस चीज में एक पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ये दोनों चीजें क्या हैं, दोनों चीजें हमारी उस तरह से एक पैरेलल कॉम्बिनेशन को बना रही हैं कि आपके टोटल फोर्स को कौन विदस्टैंड कर रहा है, ये दो बॉडीज विदस्टैंड कर रही है। और अगर ये दो बॉडीज विदस्टैंड कर रही है तो कहीं ना कहीं जो टोटल हम समेशन एफ वाई की बात करेंगे, उस टोटल समेशन एफ वाई में जितनी ये वाली वर्टिकल जो ऊपर की डायरेक्शन में आपकी इस रिजिड बॉडी के ऊपर दिखेंगी आपको फोर्सेस, ये थीटा बहुत ही नेग्लिजिबल है। पहली चीज कंसिडरेशन में रखिएगा, ये थीटा बहुत ही नेग्लिजिबल है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर डिफॉर्मेशन आने वाला है, ये मैंने आपको दिखाया है सिर्फ इतना डिफॉर्मेशन, एक्चुअल में इतना डिफॉर्मेशन नहीं आने वाला, पहली बात क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये थीटा बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो हम इसको कंसिडरेशन में ऐसा ही रखते हैं कि समेशन एफ वाई का मीनिंग क्या हुआ, टीसी प्लस टीडी बराबर पी, टीसी प्लस टीडी बराबर पी। कैसे, टीसी इस रिजिड बार पर सोचिएगा, ये तो मैंने वायर के ऊपर बनाया, अगर मैं दूसरा भी वायर के ऊपर शो करता हूं तो दूसरा वाला फोर्स कैसे शो होगा, ये मेरे पास हो गया ये हो गया आपके पास 2h, ये हो गया 2h, यहां पर क्या लग रहा होगा, यहां पर लग रहा होगा इस वायर के कोरस्पॉन्डिंग टीडी, ऐसे ही ऊपर की तरफ लग रहा होगा वायर के कोरस्पॉन्डिंग टीडी। अब आप ये सोचेंगे कि यार ये तो वायर की तरफ को वायर ऐसे लगा रहा है इस पर, भाई ऐसे नहीं होता। एफबीडी क्या होते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम किस के बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है, फ्री बॉडी डायग्राम किस बॉडी का बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो इस बॉडी को फील करो, वायर को फील करो, वायर पर क्या फील हो रहा है, एक तो फिक्स वाला उसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये जो रिजिड वायर है उसे अपनी तरफ खींच रही है। अगर रिजिड वायर उसे अपनी तरफ खींचेगी तो टीसी किधर की ओर आएगा, इधर की ओर, वायर पर टीसी किधर की ओर आएगा, इधर की ओर, इस दूसरे वायर पर टीडी किधर की ओर आएगा, इधर की ओर, ठीक है। बट अगर आप एक रिजिड बार का अगर डायग्राम बनाएंगे, यहां पर देखिएगा, इस रिजिड बार का अगर डायग्राम बनाएं तो मैंने क्योंकि थीटा को बहुत ही नेग्लिजिबल माना है और स्टार्टिंग के केस से ही टीसी एंड टीडी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप पी थोड़ा सा भी लगा रहे होंगे, स्टार्टिंग में ही टीसी एंड टीडी आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां इस रिजिड बार पर ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, तो आप इस रिजिड बार पर कैसा महसूस करोगे, यहां ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, टीसी, यहां ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, टीडी, और साथ में क्या लग रहा है यहां पर, साथ में क्या लग रहा है यहां पर, पी, ठीक है, साथ में क्या लग रहा है यहां पर, पी। तो यहां पर ये फील हो पा रहा है या नहीं, टीसी टीडी और पी का जो रिलेशन है वो यहां पर आपको फील हो पा रहा है ना, ठीक है। अब इस सेंस में और क्या चीज, उस चीज को आप सोचिएगा कि ये जो हमारे पास आया, इसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, तो क्या क्या चीजें हमारे पास, टीसी प्लस टीडी इक्वल टू हो जाएगा पी के, ठीक है। ये एक हमारे पास एक इक्वेशन ये आ जाती है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कहां से निकलेगी, ये यहाँ इस पॉइंट पर पिन कनेक्टेड है, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लेके चल सकते हैं, इस पॉइंट पर हम क्या लेके सकते हैं, मोमेंट, ठीक है। तो मोमेंट की बात हम इस ए पॉइंट के अबाउट कर लेंगे। साथ में हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर, कि जो हमारे पास ये डिफॉर्मेशन है, उस डिफॉर्मेशन को हम किस तरह से टैकल करेंगे, हमें ये चीज देखनी है। तो यहाँ पर अगर मैं बेसिकली यहाँ डिफॉर्मेशन के बारे में देखूं तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम बन के आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस तरह का डायग्राम बन के आ रहा है, मैं यहां पर बना रहा हूं इसको, ये कुछ इस तरह का डायग्राम बन के आ रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का डायग्राम बन रहा है कि यहां पर ये है डेल सी, यहां पर ये है आपके पास, यहां पर ये है आपके पास डेल डी, ठीक है। ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ठीक है। और आगे ये कितना भी जा रहा है उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ये आगे मैं ऐसे लेके जाता हूँ तो ये चीज़ ऐसे बन रही है, यहाँ ये थीटा एंगल है, ठीक है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ठीक। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बेसिकली आप मुझे ये बताइए, और यहाँ बेसिकली जो एल है वो एल डिस्टेंस पर पी काम कर रहा होगा। बट अगर मैं आपसे कहता हूँ, बेसिकली ध्यान देने की बात है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर डेल सी और डेल डी में क्या रिलेशन आएगा, तो ट्राइंगल देखेगा, ए सी और इसे सी डैश बोला, ए डी और इसे डी डैश बोला, तो फ्रॉम ट्राइंगल ए सी सी डैश एंड ए डी ट्राइंगल ए डी डी डैश क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो टेन थीटा इक्वल टू डेल सी अपॉन बेस, बेस कितना है ए, बराबर क्या हो जाएगा, डेल डी अपॉन बेस, बेस कितना है बी। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आया, डेल सी अपॉन ए इक्वल टू डेल डी अपॉन बी, ठीक है, ये चीज हुई। अब डेल सी और डेल डी में जो रिलेशन है वो वहां से हम कहीं एक चीज और लेके चल सकते हैं, क्या चीज,
देखिए एक रिलेशन तो टीसी एंड टीडी में यहाँ पर आया, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, अभी आगे बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें डेल सी अपॉन ए इक्वल टू डेल डी अपॉन बी, और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कि बेसिकली जो आपके पास डेल सी की वैल्यू है, अगर मैं इंडिविजुअल डेल सी की वैल्यू बोलता हूँ तो इंडिविजुअल डेल सी की वैल्यू समझिएगा। जो इंडिविजुअल डेल सी है वो बेसिकली हुआ क्या कि जब आपने इस वायर को, ये जो वायर आपको दिख रहा है सी वाला, इस वायर को जब आपने यहाँ पर फोर्स लगाया टीसी, तो ऑब्वियस है कि रिएक्शन आ गई होगी टीसी। बट ये जो वायर है ये कितना इलोंगेट हुआ, तो यहाँ से कितना इलोंगेट हुआ, ये इलोंगेट हुआ डेल सी। इसका मतलब यहाँ पर हमेशा ऐसा मत समझिएगा कि वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है वही एक्सियल होती है। यहाँ पर क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन एक्सियल है, क्योंकि इसका जो एक्सियल फिनोमिना आपको दिख रहा है जो इस वायर का, वो बेसिकली किधर की ओर जा रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सियल डायरेक्शन है वो ये वाली है। तो डेल सी बेसिकली यहाँ पर कैसे निकलेगा, क्योंकि हुक्स लॉ के हिसाब से सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, ई एप्सिलॉन। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन ए, फोर्स जितना आपका नॉर्मल लगा क्रॉस सेक्शन से, अपॉन में जो उसका एरिया होता है पी अपॉन ए इक्वल टू ई इंटू जो इसका ई है इंटू एप्सिलॉन सॉरी, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, डेल्टा अपॉन एल। तो यहां से हमें डेल्टा की वैल्यू ही बेसिकली चाहिए, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा हो जाएगा पी एल अपॉन ए ई। अब यहां से अगर डेल्टा सी की बात करूं तो डेल्टा सी पी क्या है, फोर्स कितनी है यहाँ पर लगी हुई पूरे वायर में, टी सी इंटू एल, एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर एच, टी सी इंटू एच अपॉन ए ई। आपको पता है कि दोनों की जो डायमेंशन है और मटेरियल है दोनों का सेम है, इस वायर का भी, इस वायर का भी, इस वायर का भी। तो एक इक्वेशन तो डेल सी के हिसाब से ये आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी उसे देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन डेल डी के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, दूसरी इक्वेशन डेल डी के हिसाब से कैसे, तो डेल सी की वैल्यू क्या हो गई, टी सी इंटू एच अपॉन ए ई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन डेल डी के हिसाब से क्या हो जाएगी, डेल डी इक्वल टू, अगर मैं इसके लिए देखता हूं तो इसमें क्या हुआ, इसमें डी में क्या हुआ कि टी डी तो लग रहा है ऐसे और टी डी लग रहा है ऐसे, बट इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कितना आएगा, वो डिफ्लेक्शन आएगा डेल डी के हिसाब से। तो डेल डी इक्वल टू पी एल अपॉन ए, और पी एल अपॉन ए के हिसाब से यहाँ पर पी की वैल्यू क्या हो गई, टी डी इंटू एल की वैल्यू क्या हो गई, 2h अपॉन में ए ई। तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड, ठीक है। हमारे पास नोन क्या है, 2h, ठीक है, h कैंसिल भी हो जाएंगे, ए ई और टी डी और टी सी में एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दोनों रिलेशन मिल गए, और डेल डी क्या हो गया, डेल डी हो गया टी डी इंटू 2h अपॉन ए ई, ठीक। बात यहाँ से क्लियर है, चलिए यहाँ पर ये यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस वाले पार्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज और रह गई है, ए पॉइंट पर सोचिएगा, इस ए पॉइंट पर भी तो कुछ हो रहा होगा, इस ए पॉइंट पर भी तो कुछ हो रहा होगा ना, इस ए पॉइंट पर भी तो एक रिएक्शन लग रही होगी ना, एक ए पॉइंट पर भी तो एक रिएक्शन लग रही होगी ना, ठीक है। ये चीजें हम एसएफडी बीएमडी में भी अच्छे से उन क्वेश्चन को, जब मैं आपको सपोर्ट रिएक्शन बता रहा हूँ तब मैं बताऊंगा कैसे फिक्स सपोर्ट पर मोमेंट्स आते हैं, फिक्स सपोर्ट पर रिएक्शंस आती हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी एक रिएक्शन ऐसे लग रही होगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ समेशन एफ वाई क्या हो जाएगा कि ये रिएक्शन और सही, ठीक है, और जितना भी यहाँ पर P प्लस आर है तो वो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन के थ्रू आपको तीन अननोन है, टी सी टी डी प्लस आर, ठीक है। बट हम आर की तरफ ना जाते हुए हम क्या करना चाहेंगे, हमारे पास एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हमने कहां से निकाली, इसे हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होती है कि जब हमारे पास ज्यादा अननोन हो तो हम कुछ ऐसी इक्वेशंस बनाते हैं जिनकी हेल्प से हम उनको थोड़ा इजीली समझ सकें चीजों को, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि ये हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है, दोनों में एक रिलेशन आया, और यहां के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, इस ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल लो। मोमेंट अबाउट ए समेशन एम इक्वल टू 0, मोमेंट अबाउट ए क्या हो जाएगा, टीसी क्या है, ए के अबाउट, ऐसे लेके जाना चाह रहा है। आर पहले सोचो, आर क्या कर रहा होगा, आर यहाँ पर उसके थ्रू जा रहा है, तो आर की वजह से तो 0 हो जाएगा मोमेंट, ठीक है। तो एक अननोन तो 0 हो गया, कोई इश्यू नहीं है। टीसी जो है वो ऐसे लेके जा रहा है, तो टीसी के बारे में सोचो, टीसी इंटू टीसी इंटू ए, देन ये बी है, ये एल है, तो टीसी इंटू ए, एंटी क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव मान लिया, क्लॉकवाइज को मैं क्या मानूंगा फिर निगेटिव, ठीक है। तो यहां पर प्लस टी डी इंटू बी इक्वल टू पी इंटू क्लॉकवाइज है, तो मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, पी इंटू एल बराबर 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, टीसी इंटू ए प्लस टी डी इंटू बी बराबर पी एल हो गया, ठीक। तो यहां से अब हम एक चीज देख सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारे लिए 2 हो गई,
ये इक्वेशन हमारे लिए 1 हो गई। तो उसके थ्रू जो हमारे पास यहाँ रिलेशन निकले हैं, ठीक है, टीसी इंटू ए प्लस टीडी इंटू बी इक्वल टू पीएल, जो कि सेकेंड इक्वेशन है, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ से डेल्टा सी अपॉन ए इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन बी। तो यहाँ से जो हमारे पास रिलेशन निकले हैं, इन दोनों रिलेशन की हेल्प से हम यहाँ पर इक्वेशन को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा जरा, टीसी इंटू ए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टीसी इंटू ए प्लस टीबी इंटू बी टीडी इंटू बी इक्वल टू पीएल, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले इसे सोल्व आउट कर लेते हैं इक्वेशन 1 को। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 टीसी इंटू एच अपॉन ए ई डेल्टा डिवाइडेड बाई क्या है ए बराबर डेल्टा डी कितना है टी डी इंटू 2h डिवाइडेड बाई ए ई इंटू डिवाइडेड बाई क्या है बी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, h से h कैंसिल, ए ई से ए ई कैंसिल, क्या बचेगा टी सी अपॉन में a इक्वल टू 2TD अपॉन में b। तो यहां से एक रिलेशन आ गया, टी सी इक्वल टू 2ATD अपॉन में b, 2ATD अपॉन में b। बात क्लियर है, 2ATD अपॉन में b। ठीक, तो यहां से अब मैं एक काम करता हूं, मैं अब यहां पर बेसिकली मैं इससे रफ कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो यहां से जो हमने यहां पर रिलेशन निकाला टी सी इक्वल टू 2a प्लस टी डी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 की जो वैल्यू हमने निकाली है उसे रख देंगे। तो टीसी की वैल्यू क्या निकाली है हमने 2ATD अपॉन में 2ATD अपॉन में b। ठीक है, टीसी इंटू में a, ठीक है, इंटू में a प्लस टीडी इंटू में b बराबर पीएल। ठीक है, p हमारे लिए नोन है, p हमारे लिए नोन है, h हमारे लिए नोन था। ठीक है, a b ये l नोन है। ठीक है, तो इन्हीं के अराउंड आपको ऑप्शन में दिया हुआ भी है कि ऑप्शंस इसी के अराउंड आएंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास टीडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिएगा टीडी इंटू 2a स्क्वायर प्लस टीडी इंटू बी स्क्वायर, मैंने क्या लिया b को कॉमन ले लिया नीचे, इक्वल टू पीएल। तो यहां से क्या हो जाएगा टीडी इक्वल टू पीबीएल, b को इधर पहुंचा दिया, पीबीएल अपॉन में टीडी को कॉमन लिया था तो क्या बचेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे लिए टीडी की वैल्यू आ गई। ये हमारे लिए किसकी है, टीडी की वैल्यू। टीडी की वैल्यू जो आई है उसे हम इक्वेशन 1 में रख, इसमें 2 में रख दीजिए, जो हमने इक्वेशन 1 से निकाला था रिलेशन उसमें रख दीजिए। तो टीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टीसी इक्वल टू 2a अपॉन बी इंटू टीडी, टीडी क्या है पीबीएल अपॉन 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से b से b कैंसिल क्या हो गया, तो क्या बचेगा 2al अपॉन 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द आंसर एंड दिस इज ऑल्सो इन योर ऑप्शन। ठीक है, तो टी सी एंड टी डी यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जो यहाँ पर समझा है वो बेसिकली सोम में जो बेसिक डिफरेंस है उसे समझा है। और यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम रिएक्शंस की बात भी करेंगे। यहाँ पर ये क्या है, एक सिंगल पॉइंट है और सिंगल पॉइंट को हम यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मोमेंट यहाँ पर 0 होता है बट यहाँ पर रिएक्शन तो है ना। ठीक है, तो उस रिएक्शन को यहाँ पर हमने कंसिडर किया। इसका मतलब हम डायरेक्टली इस रिलेशन से इसे सोल्व नहीं कर सकते। हमने कौन सा रिलेशन लिया, मोमेंट का। ठीक है, मोमेंट के साथ हमने कौन सी चीज ली है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास अननोन 2 हैं और हमारे पास 2 इक्वेशन इस तरह से नहीं बन रही हैं, क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन के जाते हुए हमारे पास 3 अननोन हो जाते हैं। तो हमें अगर इक्वेशन ऐसे निकालनी है जिसमें 2 अननोन हो, 2 इक्वेशन हो, तो एक ये वाली इक्वेशन हो गई, एक मोमेंट वाली इक्वेशन हो गई जिसमें 2 अननोन हो गए और 2 इक्वेशन हो गई है। तो यहां से हम इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको लेके चलने हैं कैसे कि अगर हमें अननोन ज्यादा है और कंपैटिबिलिटी इक्वेशन देख के चलनी है तो बेसिकली आप इन चीजों को इस तरह से ट्रायंगुलर फॉर्म में लेके चलेंगे। तो आपको यही कॉन्सेप्ट पकड़ने होंगे गेट में। ठीक है, ये जो बेसिकली आपको मैंने क्वेश्चन कराया है, ये इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया कि बेसिकली आपको ये समझ में आए कि हाँ, आपको गेट के थ्रू गेट के लिए ईएससी के लिए आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अपने माइंड को ओपन रखना होता है और ये सारे कॉन्सेप्ट समझने होते हैं कि हाँ, आपको ये बेसिकली किस तरह से आपने ट्रायंगुलर फॉर्म बनाया और उस ट्रायंगुलर फॉर्म के हिसाब से आपने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाई। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पास टीसी एंड टीडी का एक रिलेशन जो है वो यहाँ डेल सी अपॉन ए और डेल डी अपॉन बी से निकल सकता है। तो हमने वही निकाला और साथ में हमने क्यों यहाँ पर ये डायरेक्टली यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर 3 अननोन है। अब 3 अननोन है, 2 इक्वेशन कैसे निकाल पाओगे, तो आपको कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी और कंपैटिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी तो आपको फाइनली कुछ ना कुछ इस तरह का रिलेशन निकालना है जो आपको यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन दे सके। तो वो क्या है, हमारा ट्रायंगुलर फॉर्म। ठीक है, और ऐसे इक्वेशंस में आपका माइंड तुरंत ही ट्रायंगुलर फॉर्म पे
जाना चाहिए। ऐसे इक्वेशन क्वेश्चंस में आपका तुरंत माइंड ट्रायंगुलर फॉर्म में जाना चाहिए। इसीलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन ही कराऊंगा जिन क्वेश्चंस में एक थोड़ी सी ट्रिक्स हो। अब ट्रिक्स रहेंगी, ट्रिक जो रहेंगी उसी को तो आपको पकड़ना है, उसी को आपको देखना है, क्योंकि जनरली गेट जो होता है वो बेसिकली इन ट्रिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारा माइंड कितना ओपन हो सकता है उसके बारे में सोचने में, हमें वही चीज को एक तरह से गैदर करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम फर्दर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस में हम फर्दर आगे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अभी हमने देखा है यहाँ पर सोम एंड मैकेनिक्स में बेसिकली डिफरेंस, रिजिड बॉडीज क्या होती हैं, सॉलिड बॉडीज क्या होती हैं, यहाँ पर क्या है रिजिड बॉडी बार एंड सॉलिड बॉडीज क्या है ये, और डिफॉर्मेशन क्या होता है यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन के हिसाब से, हुक्स लॉ के हिसाब से हमने यहाँ पर डिफॉर्मेशन के बारे में भी देखा था, जो अभी पहले फिगर बनाए हुए थे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हमने फाइनली इस चीज को समझा अच्छे से। ठीक है, इसी तरह से हम फर्दर क्वेश्चंस भी करते रहेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस में आपको फर्दर यहाँ पर देखने को भी मिलता रहेगा। हाँ, और साथ में अगर कोई भी आपको यहाँ पर डाउट होता है, इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है, तो आप प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐप पर जाकर भी क्वेश्चन कर सकते हैं वहां पर, और टेलीग्राम में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जो लिंक है उनके थ्रू जाके आप टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू आता है, आप यूट्यूब पर सीधा ही यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली सारे जितने भी हम कॉन्सेप्ट हैं वो क्वेश्चन के थ्रू जाने वाले हैं, अच्छे से जाने वाले हैं। धीरे धीरे आपका पूरा एक तरह से कॉन्सेप्ट को डील करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम फर्दर क्वेश्चंस को भी डील करते रहेंगे। ठीक है, तब तक आप और इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।